Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बैरोड। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इसके अंतर्गत हम अरिस्टोटल के बारे में समझेंगे और अरिस्टोटल के बारे में अपना व्याख्यान इसके ऊपर मैं आज दूंगी। अरिस्टोटल, अरस्तु। सबसे पहले हम अरस्तु के बारे में जानेंगे, अरस्तु का जीवन परिचय देखेंगे कि अरस्तु किस तरह के राजनीतिक विज्ञान के जनक थे। सबसे पहले यूनान के दार्शनिक मनीषियों में सुकरात और प्लेटो के बाद अरस्तु का नाम उल्लेखनीय है। वह यूनान की अमर गुरु शिष्य परंपरा का तीसरा सोपान था। यूनान का दर्शन बीज की तरह सुकरात में आया, लता की भांति प्लेटो में फैला और पुष्प की भांति अरस्तु में खिल गया। गुरु शिष्य की इतनी महान तीन पीढ़ियाँ विश्व इतिहास में बहुत ही कम दृष्टिगोचर होती है। सुकरात महान के आदर्शवादी तथा कवित्व में शिष्य प्लेटो का यथार्थवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला शिष्य अरस्तु बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। मानव जीवन तथा प्रकृति विज्ञान का शायद ही कोई ऐसा पहलू है जो उनके चिंतन से अछूता बचा हो। उनकी इसी प्रतिभा के कारण कोई उसे बुद्धिमानों का गुरु कहता है तो कोई उसे सामाजिक विज्ञान में नवीन विषयों का जन्मदाता कहता है। मैक्सी ने इसीलिए अरिस्टोटल को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक, फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट की संज्ञा दी है। अरस्तु के परिचय के बारे में बताने के तत्पश्चात अब हम देखेंगे कि अरस्तु की वर्क ऑफ अरिस्टोटल, अरस्तु की रचनाओं में जो सबसे महान कृति थी उनकी दी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि पॉलिटिकस अरस्तु की एक महानतम रचना है जिसे राजनीति शास्त्रों पर लिखी हुई बहुमूल्य निधि माना जाता है। इसमें पहली बार राजनीति को एक वैज्ञानिक रूप दिया गया है। प्लेटो राजनीति और नैतिकता में कोई भेद नहीं समझता था, जबकि अरस्तु ने इस ग्रंथ में न केवल राजनीति को नैतिकता अर्थात नीति से भिन्न भी बताया, अपितु राजनीति को सर्वोत्तम विज्ञान, मास्टर साइंस कहा है। इस संबंध में फोस्टर ने कहा है, यदि यूनानी राजनीति दर्शन का सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधित्व करने वाला कोई ग्रंथ हो सकता है तो वह यही है। अकॉर्डिंग टू फोस्टर, दिस बुक इज, इफ अ सिंगल बुक कैन बी, द क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रीक पॉलिटिकल थॉट। इस तरह से हम देखेंगे कि पॉलिटिक्स अरस्तु की सबसे महान कृति रही है। अरस्तु के बारे में हमने जब देखा कि उन्होंने पॉलिटिक्स में अपने जिन विचारों का प्रतिपादन किया, उन विचारों पे उनका इन्फ्लुएंसेस अरिस्टोटल की फिलोसॉफी के ऊपर प्लेटो का इम्पैक्ट भी पड़ा, समकालीन परिस्थितियों का प्रभाव भी पड़ा, प्रत्यक्ष पृष्ठभूमि का भी प्रभाव पड़ा और समकालीन व्यक्तियों का प्रभाव भी पड़ा। इसी के आधार पर हम देखेंगे कि अरिस्टोटल ने किन किन मेथड्स को अपने चिंतन में लाए और अपने चिंतन में उनका प्रतिपादन किया। सबसे पहले हमने इंडक्टिव मेथड, जिसे कि हम आगमनात्मक पद्धति कहते हैं। अरिस्टोटल प्लेटो के ही शिष्य थे, लेकिन दोनों की पद्धतियों को अगर हम देखें तो उसमें काफ़ी कुछ अंतर था। जैसे इंडक्टिव मेथड की अगर हम बात करें तो जहाँ प्लेटो की अध्ययन पद्धति प्रमुख रूप से निगमनात्मक, जिसे डिडक्टिव मेथड कहते हैं, वह अरस्तु मुख्यतः आगमनात्मक पद्धति को अपनाया है। संक्षेप में प्लेटो ने अंतिम वास्तविकता को विचार जगत में ढूंढा है और उसे मात्र मनन द्वारा जो अंतिम सत्य प्रतीत हुआ है उसे एक आदर्श स्थिति माना है तथा उसे इस व्यवहारिक जगत पर लागू करने की चेष्टा की है, जबकि अरस्तु की पद्धति इससे एकदम विपरीत है। अरस्तु को विचार जगत में निहित किसी अंतिम वास्तविकता, अंतिम सत्य अथवा पूर्ण आदर्श में कोई विश्वास नहीं है। उनका मत है
कि यह दृश्य व भौतिक जगत पूर्णतः अवास्तविक नहीं है, अपितु प्रत्येक वस्तु अथवा घटना के अस्तित्व में वास्तविकता का एक अंश निहित है। ये अरिस्टोटल का इंडक्टिव मेथड था। सेकेंडली, हमने इसका कंपैरेटिव एंड एनालिटिकल मेथड, जिसे हम तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धतियाँ कहते हैं। अरस्तु ने अपने प्रमुख ग्रंथ राजनीति की संरचना से पहले नगर राज्यों के उपलब्ध 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और इनका तर्कपूर्ण वर्गीकरण किया। उसने विभिन्न नगर राज्यों में संविधान तथा व्यावहारिक राजनीति जीवन का तर्कपूर्ण विश्लेषण भी किया। इस प्रकार से प्राप्त राजनीतिक एवं विधिक निष्कर्षों को उसने राजनीति नामक ग्रंथ में स्थान दिया। थर्डली, हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक पद्धति। अरस्तु ने अपने अध्ययन में इतिहास से प्राप्त अनुभवों एवं सत्य को पर्याप्त स्थान दिया। उसने क्रांति संबंधी विवरण पर तथा परंपरा प्रियता पर इतिहास का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। इस पद्धति के प्रयोग के कारण ही अरस्तु अतिवाद के दोष से बच सका है और उसने मध्यमवाद को सर्वोत्तम माना। फोर्थली, एनालॉजिकल मेथड, जिसे हम सादृश्यात्मक पद्धति कहते हैं। प्लेटो की भांति अरस्तु ने भी अपने अध्ययन में एनालॉजिकल मेथड का प्रयोग किया है, किंतु जहाँ प्लेटो ने अपने विचारों के पक्ष में प्राकृतिक जगत तथा कला के क्षेत्र में इसे प्रस्तुत किया है, वहाँ अरस्तु ने अपने विचारों के समर्थन में प्राणी जगत तथा चिकित्सा शास्त्र में इसको प्रस्तुत किया है। इस तरह से हम देखेंगे कि अरस्तु ने अपने अध्ययन में इन पद्धतियों को आधार बनाया है। तत्पश्चात हम देखेंगे कि अरिस्टोटल को हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। अरिस्टोटल द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इस संबंध में हम देखेंगे कि मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक विचारक कहा है। इस संबंध में उनका मानना है कि अरस्तु को निम्नलिखित कारणों के आधार पर हम राजनीति विज्ञान का जनक मानते हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने निम्नलिखित बातों का प्रतिपादन किया। नंबर 1, आगमनात्मक विधि का अनुसरण। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि अधिकतर विद्वानों ने अरस्तु को राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में आगमनात्मक विधि के प्रयोग के रूप में स्वीकार किया है। इस विधि की विशेषता यह है कि इसमें विचारक जो कुछ देखता है या जिन ऐतिहासिक तथ्यों की खोज करता है, निष्पक्ष रूप से बिना अपनी किसी पूर्व धारणा के उनका अध्ययन करता है और इस अध्ययन के फलस्वरूप जो कुछ भी निष्कर्ष निकलता है उसमें वैज्ञानिकता का पुट होता है। नंबर 2, राजनीति शास्त्र का नीति शास्त्र से पृथक करना। हम इसमें देखेंगे कि जिस तरह से प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का एक अंग माना है, उसने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र में ही समाहित कर दिया, जिससे राजनीति शास्त्र का अपना एक स्वतंत्र और पृथक स्थान नहीं रहा। इसके विपरीत अरिस्टोटल वह प्रथम विचारक है जिसने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक कर उसे स्वतंत्र स्थान प्रदान किया और उसने राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में अंतर किया। उनके अनुसार नीति शास्त्र का संबंध उद्देश्यों से है, जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध उनके साधनों से है जिनके द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। थर्डली, हम देखेंगे यथार्थवादी विचारक। अरस्तु प्रथम विचारक है जिसने राजनीति पर यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। उसने सदैव ही अतिवादिता से बचते हुए मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। तत्पश्चात 4th, राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण। अरस्तु ही ये पहला विचारक है जिसने राज्य का पूर्ण सैद्धांतिक वर्णन किया। राज्य के जन्म और उसके विकास से लेकर उसके स्वरूप, संविधान की रचना, सरकार के निर्माण, नागरिकता की व्याख्या, कानून की सर्वोच्चता, क्रांति आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर उन्हें अपने विस्तार से इनके ऊपर प्रकाश डाला है। तत्पश्चात संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण। बारकर ने कहा है कि अरस्तु की महान कृति पॉलिटिक्स के अनुवाद में लिखा है, अगर कोई यह पूछे कि अरस्तु की पॉलिटिक्स के सामान्य यूरोपीय विचारधारा को उत्तराधिकार के रूप में क्या दिया, तो उसका एक ही शब्द दिया जा सकता है, संविधान तंत्र। तत्पश्चात हम देखेंगे नागरिकता की व्याख्या। अरस्तु द्वारा नागरिकता की जो व्याख्या प्रस्तुत की गई वह राजनीति शास्त्र के लिए बहुत सहायक और आधुनिक नागरिकता की परिभाषा को निर्धारित करने में मार्गदर्शक सिद्ध हुई है।
तत्पश्चात कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता के बारे में एक सम्यक विचार प्रस्तुत किया है। अरस्तु ने सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों के विवेक के स्थान पर परंपरागत नियमों और कानून की श्रेष्ठता में विश्वास करता है और इसी के आधार पर उन्होंने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तत्पश्चात सरकार के अंगों का निर्धारण। अरस्तु ने सरकार के 3 अंगों नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक का निरूपण किया। यह शासकीय अंग वर्तमान समय के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के समान ही है। इस तरह से हम देखेंगे कि समूचे पश्चिमी राजनीति दर्शन का आरंभ यद्यपि प्लेटो और अरस्तु के विचारों से होता है। ऐसा कहा जाता है कि पश्चिम का प्रत्येक विचार या तो प्लेटो का अनुयायी होता है या अरस्तु का, लेकिन अरस्तु की महानतम कृति पॉलिटिक्स राजनीति दर्शन पर चाहे क्रमबद्ध रचना न हो किंतु शासन कला पर एक गंभीर ग्रंथ है और इसने अरस्तु ने यूनानी नगर राज्यों में व्याप्त बुराइयों का इसके अंतर्गत विश्लेषण किया, उनकी शासन प्रणालियों में विद्यमान बुराइयों का पर्दाफाश किया और उन व्याधियों को दूर करने के लिए व्यवहारिक सुझाव दिए। इस तरह से हम देखेंगे कि अरस्तु ने प्लेटो के विचारों का उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो दोनों के आइडियोलॉजी में व्यावहारिक रूप से बहुत अधिक अंतर देखने को मिलेगा। आज के वीडियो में हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट को ही इसमें समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अरस्तु के एक एक विचारों को देखेंगे और तत्पश्चात उसका वर्णन करेंगे। धन्यवाद।